राम भक्तों पर बर्बर और निर्मम गोलीकांड हुआ था। उस बर्बर घटना को प्रत्येक भारतीय ने निंदा की थी, उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन भारत के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग इस घटना पर या तो मौन थे या फिर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए इसको जायज ठहराने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए वर्षों से चल रहे आंदोलन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, तब 30 अक्टूबर 1990 को जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उनके आपराधिक कृत्य भी देश और दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं। और इसलिए ये घटना याद रखना हमेशा इस बात के लिए हम सबको प्रेरित कर रही है कि अगर हमारी निष्ठा में कोई भी अंतर नहीं, हमारी नियत साफ है, तो हमारी नीति को नियंता भी सफल बनाने में योगदान देता है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहे वर्तमान के प्रयास उसी परिश्रम का और उसी पुरुषार्थ का परिणाम है। 2014 में इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला, दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का भारत की शासन व्यवस्था के प्रति नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। इसीलिए आज हम सब यहां पर आपके बीच आए हैं। जो लोग 1990 में हमारी एक जायज मांग पर बर्बर गोली चला रहे थे, ये वही लोग हैं जो आज भी चेहरे बदले होंगे, लेकिन बाकी तो सब कुछ वही है। यही लोग फिर आएंगे, नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम वही है जो 1990 में उनका था। जब भी उनको प्रदेश में शासन करने का, केंद्र में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने उस समय भी जो किया था वही कार्य वे आगे भी उनको जब भी दुर्भाग्य से मौका मिलेगा वे वही कार्य करेंगे जो उन्होंने इससे पहले किया है। इसलिए इन सब के प्रति आप सबको फिर से जागरूक करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 इस त्रासदी को हो सकता है अपनी आंखों से ना देखा हो सकता है उस समय के समाचार को लोगों के सुना तो होगा, या बहुत सारे कार्यकर्ता आप में से ऐसे हैं जिनकी उस समय उम्र बहुत छोटी रही होगी, उसको महसूस नहीं किया होगा। लेकिन लाखों लाख कारसेवकों ने, राम भक्तों ने उस दर्द को महसूस किया था। हर भारतीय परिवार ने उस दर्द को महसूस किया था। और इसीलिए 2017 में जब सरकार बनी थी तो हम लोगों ने जो सबसे पहला काम किया था वो कहा था अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा। दीपोत्सव का आयोजन से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प तो होगा ही होगा। उन कार सेवकों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी जिन्होंने अपने को
श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति समर्पित किया था। आखिर कार्य की सफलता का मंत्र क्या है? हमें सफलता कब मिलती है? ये सफलता कोई जेब में नहीं रहती है किसी की। इस सफलता का वही मंत्र है जो मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी बार बार आपके पास जाकर के आपसे कहते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने इस मिशन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का योगदान दें। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने, सम्मानित श्री अरविंद मेनन जी ने, श्री विवेक ठाकुर जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने, श्री अनूप गुप्ता जी ने, ये जब भी आपके बीच आते होंगे तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच दोहराते होंगे। और मेरा ये मानना है कि सफलता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कार्य की जानकारी हो, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले इस बात की जानकारी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा, हमारे मन में जो करणीय कार्य हैं उसके प्रति एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का मतलब उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। और फिर उस उमंग और उत्साह को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए भी जब हम एक सार्थक दिशा में बढ़ जाएंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। इस सकारात्मक पहल के लिए ही, उस इच्छा शक्ति को उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही, और करणीय कार्य जो संगठन के हित में है, समाज के हित में है, उसके प्रति आप सबको जोड़ने के लिए ही ये निरंतर प्रवास अरविंद मेनन जी के हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के हैं, क्षेत्रीय प्रभारी जी के हैं, श्री विवेक ठाकुर जी के हैं, और आज प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के प्रभारी जी भी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश का दौरा इसी उद्देश्य से था। केवल अपने ने जीना, ये कोई जीना नहीं होता है। उद्देश्य विहीन राजनीति, सरदेव अटल जी ने सदैव कहा था, ये मौत का फंदा है। हम चेहरा देख करके बदलते जाएं तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा, तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ साथ एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब कार्य होता है तब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और भाइयों बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है तब वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। महाराज जी की जय हो। और भाइयों बहनों, उसी भाव के साथ जोड़ने के लिए जब आप किसी एक बैठक में हो जहां पर विशुद्ध संगठनात्मक कार्य के प्रति चर्चा हो रही है, तो अपनी डायरी कलम लेकर के एक एक बिंदु को नोट करते जाइए। लेकिन जब आप किसी एक सम्मेलन में हो तो फिर उत्साह के साथ बैठिए। उत्साह और उमंग आपका करंट की तरह दौड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, उमंग और उत्साह के रूप में जुड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। आपके हाव भाव में उत्साह उमंग दिखना चाहिए।
हम निराश हताश बैठ जाएं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मालूम है 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2014 के पहले देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने थे उत्तर प्रदेश से? मात्र 10। 2014 में कितने बने? 73। 2019 में दुनिया का एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बना। सबने कहा कि अब तो गए। तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री, उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 को दोहराने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, उस गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट पाई है प्रदेश में। आखिर 65 कार्यकर्ता उस स्थान को प्राप्त किए ना, 65 कार्यकर्ता वहां गए ना, राज्यसभा में भी सदस्य जा रहे हैं ना चुन करके। फिर केंद्र की सरकार बन रही है, लोक कल्याणकारी जो कार्य हो रहे हैं, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को फ्री में अनाज, कोरोना में फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। ये तब हो रहा है जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 2014 वाली स्थिति होती, क्या होता? आपको, हम में से पता नहीं कितने लोग अब तक दूसरे लोग की यात्रा पे निकल गए होते। क्या नजारा होता देश के अंदर। आपने देखा होगा पहली बार कोई प्रधानमंत्री वैक्सीन के सेंटर का दौरा कर रहा है। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी ऐसे सेंटर का दौरा करते हुए देखा? कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ, एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को, सेवा ही संगठन है, इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा किसी का अता पता नहीं था, ओबीसी का भी पता नहीं था, अन्य दल भी किसी का अता पता नहीं था। तब क्या तो केंद्र सरकार का की मदद थी, या प्रदेश सरकार और उसका तंत्र था, या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही नहीं। इसके अलावा कोई पांचवा था ही नहीं। हमें बोलने में संकोच कैसा? हमें मजबूती के साथ अपनी बात को रखने की हिम्मत चाहिए, और उस प्रकार की इच्छा शक्ति के साथ एक एक कार्यकर्ता के पास, एक एक जनता जनार्दन के पास जाना चाहिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी थी? 47। आज कितनी है? 304। कितनी है? 304। 2017 के पहले एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? कुल थे 10। आज कितने हैं? 37। ये सब 37 जो हैं कार्यकर्ता ही हुए हैं ना, कोई बाहर से नहीं टपक के आया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आप जैसा कार्यकर्ता ही है। 2017 के पहले स्थानीय निकाय मेयर, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? केवल दहाई के अंक में थे। वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर पार्षद, चेयरमैन और मेयर, इनकी संख्या अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, इनकी संख्या है 8,500। 8,500 कार्यकर्ता या तो मेयर बना है, या चेयरमैन बना है, या पार्षद बना है, और कोई और नहीं बना है। आप जैसे कार्यकर्ता ही बने हैं। तो 2021 के पहले उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष,
ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य और ग्राम पंचायत समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के कितने बने थे? उंगली में गिने जाते थे, सैकड़ों में। चेयरमैन यानी जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुश्किल से 5-7 थे, 5 से 7 यानी 10 भी नहीं क्रॉस कर पाए थे। ब्लॉक प्रमुख, इनकी संख्या मुश्किल से 25 से 26 थी। ग्राम प्रधान, 59,000 ग्राम पंचायतें थी। इनमें ग्राम प्रधान सत्ताधारी दल के दबाव में आकर के जबरदस्ती अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं जीत रहा था, उसको हराने का कार्य हुआ था 2015 में। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों में 77,000 क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की संख्या 2021 के पहले इनकी संख्या कुछ 100 में थी, सैकड़े में थी। यानी कुल मिलाकर के ये सभी संख्या मिलकर के जो संख्या होती है, ये लगभग 7,70,000 से ऊपर है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की संख्या 2021 के पहले 1,000 की भी क्रॉस नहीं करती थी, और 2021 में संख्या कहां पहुंची है? भारतीय जनता पार्टी के 5 लाख कार्यकर्ता इनमें समाहित हुए हैं। कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बना है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई ब्लॉक प्रमुख बना है, कोई ग्राम प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बना है। 5.5 लाख कार्यकर्ता इसमें समाहित हुए हैं। बोर्ड, निगम और अन्य संस्थानों में 19,000 से अधिक कार्यकर्ता उसमें समायोजित हुए हैं। ये तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अन्यथा इसमें कौन जाता था? आपका विरोधी जाता था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए। सम्मान का रास्ता संघर्ष से शुरू होता है। संघर्ष से व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ का परिचय देना होता है। मैं भी कर सकता हूं। अभी मैं देख रहा था पिपरोली के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो अपना वहां पर अपनी बात कही जा रही थी, वृत्त दिया जा रहा था, बहुत अच्छा बोल रहा था। मैं क्योंकि मैं पिपरोली के एक गांव में घूमा हूं, प्रदेश अध्यक्ष गांव नहीं घूमे वहां के, लेकिन मैं घूमा हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। वो बोल रहा था और अच्छा चयन किया है। एक प्रयास आपने देखा होगा, 7.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी अपने लिए अवकाश नहीं लिया, कभी रुके नहीं, कभी झुके भी नहीं किसी के सामने, कभी थके भी नहीं हैं और कभी अपने मिशन से डिगे भी नहीं है। भाइयों बहनों, मैं तो पिछले 25 सालों से आपके बीच में हूं। 4.5 वर्ष पहले पार्टी ने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया और इन 4.5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य किया है। प्रदेश के अंदर कार्य किया है, परिणाम आपके सामने है। वे सभी रिजल्ट आपके सामने हैं, पूरे प्रदेश के सामने हैं। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले कहां था, आज 2021 में कहां है। दुनिया बोलती है उत्तर प्रदेश के परिणाम के बारे में। 2017 के पहले आप उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग हेय जिससे देखते थे, वहीं से डरते थे, होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे। आज आप जाइए, देश और दुनिया में कहीं जाएंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ बैठाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश से
बहुत अच्छा है, चेंज हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है, एकदम 360 डिग्री घूम गया है पूरा। जिसको उल्टा बना दिया गया था, हमने कहा नहीं नहीं ये पूरा उत्तर होगा, और हमने उसको पलट करके वापस उत्तर प्रदेश को जो उसकी पहचान मिलनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने पहचान उत्तर प्रदेश को दिलाई है। और हर उत्तर प्रदेश वासी को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और आप जैसे कार्यकर्ताओं को तो और भी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आपके परिश्रम से मोदी जी के आह्वान पर आपने सरकार बनाने में अपना योगदान दिया था, और उस दिशा में हमें नए प्रयास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। दीपावली का आयोजन आएगा, मैं तो आह्वान पूरा करूंगा। आज हम गोरखपुर क्षेत्र में हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर मेरा परिवार भाजपा परिवार का कार्यक्रम चल रहा है। हम उस दिन एक काम करें, हम उस दिन एक अभियान को आगे बढ़ाएं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ सदस्य हैं। क्यों 2.5 करोड़ हैं? 2.5 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, मैं 2.5 करोड़ सदस्यों का आह्वान करूंगा कि वे एक संकल्प लें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के साथ तो जुड़ेंगे ही, लेकिन दीपावली हर्षोमंग का पर्व है, और हर्षोमंग कभी व्यक्ति एकांत में नहीं, अकेले में नहीं करता है, सामूहिकता के साथ होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एक एक उस परिवार को ढूंढें जो अभाव से ग्रसित है, जिसके घर में दीप नहीं, कमल का दीप लेकर के उसके घर में जला दीजिए। और इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा माध्यम मिलेगा। 43 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पंचायत में, नगर निगम में ऐसे परिवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, वहां पर एक दीपक, थोड़ी मिठाई और एक तोरण द्वार वहां उस मकान पर जरूर लगवा दें। क्या लगाएंगे? सभी लोग जाएंगे? थोड़ा दोनों हाथ उठा के थोड़ा बताइए उत्साह के साथ, ये देखना चाहिए उत्साह आपका। भारत माता की जय। ये काम उन 43 लाख परिवारों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए। अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जाए। हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा मंडल प्रभारी, इनमें से कोई ना कोई जरूर जाए, चिन्हित करें, और उन परिवारों में घर में एक दीपक, थोड़ी मिष्टान, और उसमें मेरा परिवार भाजपा परिवार। 43 लाख ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में और मुख्यमंत्री आवास योजना में, उन 43 लाख परिवारों को एक एक आवास मिला है। एक कार्य यह हम कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे चेयरमैन, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे ग्राम प्रधान, उस परिवार को ढूंढें जिस परिवार के पास कुछ नहीं है। ये मैं कल प्रदेश के अपने सभी 16 लाख अधिकारी और कर्मचारियों से भी कहने वाला हूं कि वह भी उस परिवार के पास जाकर के एक दीपक जरूर जलाएं, वहां मीठा दें, उन परिवारों को भी दें, बच्चों को भी एक एक फुलझड़ी दे दें। अरे उनको भी तो लगना चाहिए कि हमारा भी दीपोत्सव है, हमारा भी दीपावली है। और भाइयों बहनों, इस अभियान के साथ अगर हम जोड़ेंगे, आप देखना जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ पूरा देश एकजुट होता हुआ दिखाई देगा। और भारत ने इसका परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया भी है। लेकिन पर्व और त्योहार इसी उत्साह और उमंग के आयोजन है।
ये केवल हम अकेले मनाएं, हम अपने परिवार के साथ मनाएं तो उसका उत्साह फीका हो जाता है। इसके साथ तो हम सबको जोड़ना पड़ेगा, और उस जुड़ाव के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इस अभियान के साथ हम लोग कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। जो लक्ष्य दिया गया है हर बूथ पर, उस लक्ष्य को समय के अंदर पूरा करना बहुत आसान है। भाइयों बहनों, मैं भी एक जनपद में गया था, भदोही जनपद में। भदोही जनपद में मैंने लखनऊ वाराणसी से मुझे जाना था, तो मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा मैं आ रहा हूं और मुझे 2 संख्या दे देना। एक, भदोही की कुल आबादी कितनी है, और दूसरा कुछ 10-12 योजनाओं का मैंने नाम लिया। मैंने कहा इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कितनी है मुझे उपलब्ध करवाना। अब आश्चर्य करेंगे, भदोही की कुल आबादी 15 लाख है और लाभार्थियों की संख्या किसमें? लाभार्थियों की संख्या प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना, विद्युत कनेक्शन कितने लोगों को दिए हैं, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन कितने लोगों को दिए हैं, कितने लोगों तक हम लोगों ने अन्य योजनाओं का लाभ दिया है। कुछ ऐसे 5-10-12 मैंने योजनाएं उनको नोट कराई थी। योजनाओं को लेकर के मैंने कहा सूची दीजिए। अब आश्चर्य करेंगे, 15 लाख की कुल आबादी और 10.5 लाख लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के अकेले केवल और केवल एक जनपद में थे। 10.5 लाख लाभार्थी। उन लाभार्थियों के साथ सदस्यता अभियान संवाद का भी एक माध्यम आपके लिए बनेगा। ढूंढे उस परिवार को, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को उज्ज्वल, किसी को सौभाग्य योजना में विद्युत का कनेक्शन मिला होगा, किसी को पेंशन की सुविधा का लाभ मिला होगा, फ्री में अन्न योजना का लाभ 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। स्कॉलरशिप इस समाजवादी पार्टी ने, और पहले बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस बात की होड़ होती थी, सपा की सरकार आती थी, पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, बसपा की सरकार आती थी, पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी जाती थी, और सपा की सरकार आती थी तो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी जाती थी। अब आश्चर्य करेंगे, यह संख्या कुल 16 लाख तक थी। हम लोग वर्तमान में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं? 64 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं वर्तमान में। ये परिवर्तन है। किसान सम्मान निधि महाराज। भाइयों बहनों, एक स्थिति परिवर्तन किस रूप में हुई है? पहले मुख्यमंत्री अपने आवास को बनाता था लखनऊ में, पहली प्राथमिकता उसकी क्या होती थी? मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा आवास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 43 लाख लोगों को मकान दिया है। पहले प्रदेश के 4 जनपदों में बिजली मिलती थी। ये गोरखपुर क्षेत्र के जो 12 जनपद आए हैं, यानी 10 जनपद हैं प्रशासनिक, इन 10 जनपदों से पूछिए बिजली कितनी मिलती थी पहले। आज तो बिजली मिल रही होगी ना। पब्लिक से क्यों नहीं बोलते हैं आप? क्यों नहीं याद दिलाते हैं? पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है? ये मऊ और आजमगढ़ और अन्य क्षेत्रों में क्या अराजकता थी, कितनी गुंडागर्दी थी। ये डुमरियागंज में, सिद्धार्थनगर में मुझे जाना पड़ा था, वहां एक दलित दिव्यांग बालिका के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। ये आजमगढ़ 2008 में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीत राय की सिवली नेशनल कॉलेज में हत्या हो जाती है, 1 महीने तक एफआईआर नहीं हुआ, फिर मुझे जाना पड़ा था, तब भी मुझे जाना पड़ा था। आज तो किसी कार्यकर्ता की कोई हत्या नहीं कर सकता। आज तो किसी बालिका के साथ कोई दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज तो किसी प्रॉपर्टी पर, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर का एक प्रतिष्ठित रईस का एक मकान गोरखपुर जेल मार्ग पर था, और
उस मकान को प्रदेश सरकार ने जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के एक नेता को आवंटित कर दिया। वह परिवार रात्रि भर लेबर लगा के पूरे मकान को गिरा दिया। मैंने पूछा भी क्यों गिरा रहे हैं? उसने कहा साहब गिराते नहीं तो कम से कम गिराने के बाद तो जमीन मेरी रह जाएगी, मकान ही गया है, नहीं तो जमीन भी जाती मकान भी जाता। आज क्या किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस कर पाएगा? यही आर्यनगर में पुरुषोत्तम दास रईस के आवास पर गोरखपुर का एक कुख्यात माफिया मंत्री था, वह कब्जा करने के लिए पहुंच गया था दिन दहाड़े। मैंने समझा ये मजाक कर रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा लगभग 100 के आसपास गुंडे उस बड़ी हवेली पे कब्जा कर रहे हैं। मुझे स्वयं जाना पड़ा था, उस समय मैं सांसद था गोरखपुर का। भाइयों बहनों, आज तो कोई नहीं कर सकता ऐसा। कानून सबके लिए बराबर है और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये जो परिवर्तन है, क्या राशन पहले फ्री मिलता था क्या? आपने पूछा कभी पब्लिक से? गए आप लोग किसी उसके साथ पूछने के लिए क्या पहले राशन फ्री में मिलता था? आज मिल रहा है? क्या दवा पहले फ्री मिलती थी? आज तो मिल रहा है ना। अगर दुर्भाग्य से एक कोरोना सपा और कांग्रेस के शासन में आती तो क्या वे लोग वही इंतजाम कर पाते जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? तो फिर हम मौन क्यों हैं? क्या पहले भी गरीबों को मकान ऐसे मिलते थे? क्या शौचालय ऐसे मिलते थे? क्या बिजली का कनेक्शन और बिजली विद्युतीकरण का कार्य ऐसे होता था? नहीं होता था। और भाइयों बहनों, ये कहने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है, एक एक व्यक्ति को कहलाने की आवश्यकता है। अगर आप इस चीज को कर लेंगे, हमने तो आस्था का भी सम्मान किया, हमने लोक कल्याणकारी योजनाएं भी दी और हमने विकास के बड़े बड़ी परियोजनाएं भी दी है। आज कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, देवरिया का मेडिकल कॉलेज इस सत्र में संचालित होने जा रहा है। महाराजगंज और संत कबीरनगर में भी हम मेडिकल कॉलेज और मऊ में मेडिकल कॉलेज एक लेके आने वाले हैं। ये परिवर्तन है, बोलो इस बात को लेकर के। पहले गोरखपुर, इनमें सब में केवल एक गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था। आज तो आजमगढ़ में हम विश्वविद्यालय भी देने जा रहे हैं। और आजमगढ़ के कार्यकर्ता नोट कर लें, 13 तारीख को, 13 नवंबर को 12:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में एक बड़ी रैली के साथ, जैसे कुशीनगर के कार्यकर्ताओं ने और सिद्धार्थनगर के कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली के साथ आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहां आएंगे। अभी से तैयारी शुरू हो जाए और भव्य कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। कि आजमगढ़ ने पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी बनाया। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है और वहां पर एयरपोर्ट भी दे रही है। ये सब बोलने की आवश्यकता। और 13 तारीख की तैयारी अभी से करना प्रारंभ करिए। मैं एक बार फिर से आप सब यहां पर आए, बहुत समय पे आ गए थे हम लोग, चूंकि सुबह के कार्यक्रम में लखनऊ की बैठक में थे, इसलिए समय पर नहीं आ पाए। लेकिन मेरा परिवार, भाजपा परिवार के साथ हर बूथ पर 100 कार्यकर्ताओं को जोड़ने, 100 नए सदस्य बनाने के लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे इस विश्वास के साथ। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। क्या नारा है? बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय आप सब आगे बढ़ेंगे। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सूचना बैठ जाए, बैठे रहे।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.